नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कश्मीर में फरवरी महीने से नर्सरी का काम हो जाता है प्रारंभ। नर्सरी की खेती करने वाले किसान नर्सरी तैयार कर कमाते हैं अच्छा मुनाफा। फल, फूलदार और पर्यावरण को बेहतर करने वाले पौधों की रहती है खूब मांग। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.30% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 645.10 लाख मीट्रिक टन धान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर जोर। देश में चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर सरकार का फोकस। खेती के क्षेत्र को बढ़ाने, भूमि की उर्वरा शक्ति को बेहतर करना है लक्ष्य। और देश में डीजल के विकल्प के तौर पर बायो सीएनजी ट्रैक्टर का इजाद। सीएनजी चालित ट्रैक्टर से किसानों को होगा फायदा। खेती की लागत में आएगी कमी और बढ़ेगी किसानों की आमदनी। और खबरें विस्तार से। देश में डीजल के विकल्प के तौर पर बायो सीएनजी ट्रैक्टर भी इजाद हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर हाल ही में सीएनजी चालित ट्रैक्टर की लॉन्चिंग हुई। इस तरह के सीएनजी चालित ट्रैक्टर से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में लगभग 1 लाख रुपए तक की बचत होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भारत के सीएनजी से चलने वाले पहले ट्रैक्टर को लॉन्च किया। ये ट्रैक्टर रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो एकाइल इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने खुद के पुराने ट्रैक्टर को सीएनजी में परिवर्तित कराया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायो सीएनजी ट्रैक्टरों के बाजार में आने से किसानों को डीजल की तुलना में हर साल ईंधन खर्च में 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। वहीं बायो सीएनजी के जरिए पराली उपयोग होने से किसानों को प्रति टन 2000 रुपए अधिक मिलने से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। 35 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पराली इज परचेस्ड। अगर इसका बायो सीएनजी होगा तो जो जला रहे हैं उनको 2000 रुपए टन पराली का भाव मिलेगा, तो किसानों को ये इसका इनकम मिलेगा। और इंस्टेड ऑफ बर्निंग अगर इससे बायो सीएनजी बनेगा, देन फार्मर्स इन इंडिया कैन अर्न अबाउट 1500 करोड़ फ्रॉम दैट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा करवाए गए नवाचार पर बात करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बायो सीएनजी ट्रैक्टर के बाजार में आने की नई पहल वाकई सराहनीय है। एक अच्छा दिन है आज। सीएनजी और सीबीजी से सीएनजी से ट्रैक्टर, उसी दिशा में नया एनर्जी की दुनिया में एक मील की पत्थर लंबे समय तक रहेगा। मैं सारे स्टेक होल्डर को बधाई देता हूं। मैं माननीय गडकरी जी के पास आभार प्रकट करता हूं। बायो सीएनजी ट्रैक्टर के नवाचार पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमेशा वेस्ट से वेल्थ पर काम करते रहे हैं। बहुत ही उज्जवल आशा का किरण, आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने का एक कदम आपने खुद ही इनिशिएटिव करके अपने ही घर पे लिया है। इसके लिए आपको तहे दिल से भारत के किसानों की ओर से, भारत के कृषि विभाग की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। अच्छी चीज आपके सामने गडकरी जी ने दिखाई है, जो कि उनकी विजन और उनके प्रयोगशाला के अंदर जिसकी शुरुआत हुई, जिससे देश का भी काम हो, जिससे आत्मनिर्भरता के अंदर सामान्य मानवी का फायदा हो, पर्यावरण का फायदा हो और देश की बचत हो। इस बायो सीएनजी ट्रैक्टर के नवाचारी रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टोमासेटो एकाइल इंडिया के फाउंडर अमित शाह और कौस्तुभ गुप्ता ने कहा कि डीजल की तुलना में किसानों को इस ट्रैक्टर से न केवल 50% की बचत होगी, बल्कि ट्रैक्टर की क्षमता भी 10 से बढ़कर 15 वर्ष हो जाएगी। अगर किसान का महीने का 5000 का डीजल होता है कंज्यूम, तो ये तकरीबन 50% सेविंग्स देगा एज कम्पेयर टू डीजल। इसकी लाइफ
कम से कम 10 से 15 साल रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस डीजल के मुकाबले काफ़ी बेहतर है क्योंकि ये गैसियस फ्यूल है जिसमें पोल्यूशन नहीं है। बायो सीएनजी ट्रैक्टर के लॉन्च होते ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत की कई नामी गिरामी कंपनियों ने बायो सीएनजी ट्रैक्टर के लिए एमओयू को साइन किया है। वो जिले में उसके लिए हम कन्वर्ट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग CNG, CO2, CBG एंड इथेनॉल उधर हमारे एरिया में। इसके लिए ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत में हमारा भी कंट्रीब्यूशन लेने के लिए हम सब रेडी कर दिया। उधर रॉ मैट का हमारा बेटा और दोनों मिला के वो कर रहे हैं। हमारे पास 6500 ट्रैक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि ये 6500 ट्रैक्टर्स को उनमें से एटलीस्ट 20% जो 2000 ट्रैक्टर्स होते हैं वो अगले 2023 तक हमें कन्वर्ट करना है। और इसमें से बहुत सारे इकोनॉमिकल फ़ायदे हैं। ये इकोनॉमिकल फ़ायदे हमें और हमारे किसान को मिले, इस दिशा में हम ये ट्रैक्टर का कन्वर्जन के लिए आज हमने एमओयू बनाया है। किसान के पास 1.5 लाख नहीं है ऐसा नहीं है, पर उसके खर्चे इतने फिक्स्ड रहते हैं कि उसको एक साथ 1.5 लाख रुपए निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। पर एक बार अगर उसने कन्वर्ट करा लिया तो इसका जो पेबैक पीरियड है वो 1 से 1.5 साल है। प्लस पुराना ट्रैक्टर डीजल का जब उसको स्क्रैप करना है, उस अगर वो कन्वर्ट करा लेता तो उसकी लाइफ आगे और 10 साल बढ़ जाती है। तो उसका जो सेम असेट है दैट विल परफॉर्म फॉर द लॉन्गर पीरियड। गौरतलब है कि वर्तमान में पूरी दुनिया में 1 करोड़ 20 लाख वाहन प्राकृतिक गैस से चल रहे हैं और कई कंपनियां और नगर निगम हर दिन सीएनजी वाहनों को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। भारत में ये बायो सीएनजी द्वारा तैयार किया गया पहला ट्रैक्टर है जो डीजल इंजन की तुलना में अधिक पावर पैदा करने के साथ ही डीजल इंजन की तुलना में 70% कम कार्बन उत्सर्जन भी करता है। डीजल के विकल्प के तौर पर देश में अब सीएनजी चालित ट्रैक्टर आ गए हैं। ये ट्रैक्टर न केवल पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का काम करेंगे बल्कि डीजल चालित ट्रैक्टरों की तुलना में किसानों का सालाना 1 लाख रुपया बचाकर उनकी आर्थिक आजीविका सुनिश्चित करने का काम भी करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने कि नए शोध और नए नवाचार के माध्यम से खेती में लगातार बदलाव किया जा रहा है ताकि किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय में तेलंगाना को रीजनल रिंग रोड का तोहफा दिया है। तेलंगाना के नॉर्दर्न पार्ट के लिए स्वीकृत इस योजना में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस योजना से तेलंगाना के लोगों को कितना फायदा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ कृषि क्षेत्र में किस तरह का आर्थिक बदलाव होगा, इन सभी मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी से। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी मौजूद हैं। रीजनल रिंग रोड का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तेलंगाना को इस प्रोजेक्ट से कितना भविष्य में फायदा हुआ, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी। सर, जो आ रहा रीजनल रिंग रोड का प्रोजेक्ट है कितने का है, कितने समय में पूरा होगा और इससे कितना भविष्य में फायदा होगा तेलंगाना को? अभी ये 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लगभग 3 से 4 ईयर्स के अंदर ये रोड पूरा होगा। तेलंगाना में रहने वाले लगभग 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस रिंग रोड के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका कारण से तेलंगाना में हर एंगल पर डेवलपमेंटल विषय पर ये रिंग रोड महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं तेलंगाना के जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारा तेलंगाना विकास के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा ये रीजनल रिंग रोड। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज बनाना, आवागमन की सुविधा करना, इन सभी मामलों में अगर देखें तो किसानों के लिए कितना फायदेमंद होगा? बिल्कुल, ये एग्रीकल्चर स्टेट है हमारा, किसान के विषय पर बहुत उपयोग होगा। किसान अपना प्रोडक्ट्स जो है ट्रांसपोर्ट ईजी तरीके से कर सकते हैं और कोल्ड स्टोरेज नया बन सकते हैं और नया नया इन्वेस्टमेंट्स भी आता है। और जो रिंग रोड के कारण, ठीक तरीके से रोड रहने के कारण लोग भी एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नया खोल सकते हैं। इसके द्वारा भी बहुत अच्छे फ़ायदा किसान को होगा। लैंड एक्विजिशन के अलावा क्या क्या भूमिका स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी? लॉजिस्टिक का सपोर्ट राज्य सरकार देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने जो भी लैंड एक्विजिशन होगा उसमें 50% राज्य सरकार जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। पूरा कंस्ट्रक्शन कास्ट, सिविल का एक्टिविटी पूरा केंद्र सरकार को होगा। लैंड एक्विजिशन में 50% राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। कितने दिनों से चल रहा था ये प्रोजेक्ट, अब आपको इसमें सफलता मिली है? आज
पूरा DPR पूरा तैयार हो गया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक निर्णय लिया है, 50% पार्ट का अप्रूवल दिया है, 50% पार्ट अप्रूवल जल्दी ही देंगे। ये लैंड एक्विजिशन के लिए केंद्र तेलंगाना सरकार आगे बढ़ना चाहिए, लैंड एक्विजिशन का काम शुरू होगा। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, जिनका मानना है कि तेलंगाना में रीजनल रिंग रोड के बनने से न केवल लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि संस्थागत विकास होने से विकास की नई बयार भी प्रदेश में देखने को मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन स्मृति रंजन रामपात्रा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में 15 फरवरी से नर्सरी का काम शुरू हो जाता है। नर्सरी की खेती करने वाले किसान नर्सरी तैयार करते हैं ताकि पौधों को बेचकर अच्छा वो मुनाफा कमा सके। वैसे भी कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर पहाड़, पर्यावरण, खूबसूरत वादियाँ हैं, साथ ही रंग बिरंगे फूल इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ के किसान बड़ी मेहनत के साथ ही अलग अलग किस्म के फूलों की नर्सरी लगाते हैं। इस नर्सरी में सिर्फ फूल ही नहीं, फलदार पौधे, पर्यावरण को बेहतर करने वाले पौधों के साथ ही खान पान में पड़ने वाली पत्तियों के पौधे भी होते हैं, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। नर्सरी में सिंचाई का तरीका भी जो किसान हैं यहाँ अलग अपनाते हैं। इसमें किसान ड्रिप सिंचाई या फव्वारा सिंचाई करते हैं ताकि पौधे स्वस्थ रहें और ज़्यादा बड़े ना हों। कश्मीर के नर्सरी करने वाले किसानों को अब काफ़ी उम्मीद है कि ये सीजन उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बहुत अच्छी नर्सरी ये बना रहे हैं, हर किस्म के पौधे और फूल यहाँ से कश्मीरी लोग लेते हैं। मुझे भी घर पर ये नर्सरी मैंने लगाई है। अब सीज़न आने वाला है, सब कश्मीरी लोग ये घरों में लगा देंगे। इससे खूबसूरती आती है बहुत, और बड़ी मेहनत से ये तैयार करते हैं। ये 15 फरवरी से हमारा सीज़न स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल तक होता है कि ये 2 महीना एक सीज़न हमारा होता है। उसके बाद अप्रैल से लेके दूसरा सीज़न आता है हमारा। तो उसके बाद इस सीज़न में हम ज़्यादा बेचते हैं ये फूलों की पनीरी, उसके बाद पौधे, मतलब जैसे कि इटालियन साइप्रस, क्यूप्रस, गोल्डन क्यूप्रस, बहुत सी वैरायटी है, कम से कम हज़ारों वैरायटीज़ है ये जो हम इस सीज़न में बेचते हैं। ज़्यादा टॉप हमारा सीज़न होता है मार्च टू अप्रैल। हमारा जो आने वाला सीज़न है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि पहले हम मिट्टी लाते हैं, मिट्टी बाद में लिफाफों में डालते हैं, उसके भी बाद में उसके में बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद ये एक ग्रीन हाउस में रखा जाता है जहाँ उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जो टेम्परेचर उसके लिए होना चाहिए वो मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए ये सीज़न से पहले हम इसकी तैयारी करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करके। और जम्मू कश्मीर के ही पुंछ जिले में बागवानी की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार किसानों को मदद भी दे रही। इसी कड़ी में बागों में फलों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए पुंछ जिले के बागवानी विभाग ने किसानों को सब्सिडी दरों पर फलदार पौधे उपलब्ध कराए हैं। ये पहल किसानों की आय बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। हमारे पास डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्कीमें हैं, जिनमें MIDH की एक स्कीम है, मिड स्कीम जिसको बोलते हैं, तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ, ये इसके लिए है हॉर्टिकल्चर के लिए। तो इसमें हम पीकानट और एप्पल, एप्रिकॉट वगैरह और प्लम के पौधाजात जो हैं वो आइडेंटिफाइड बेनिफिशरी को 50% इसमें बेनिफिशरी शेयर होता है और 50% डिपार्टमेंट देता है। तो उसमें अलग अलग तरह की सहूलियात मुहैया की जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास कैपेक्स में हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे भी काम हो रहा है, तो उसमें भी हाई डेंसिटी एप्पल जो है जिसका यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है वो लगवा रहे हैं। पीकानट यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है पुंछ में, खासकर जितने हमारे ये प्लेन एरिया हैं और ये सनी एरियाज़ हैं, तो इन पंचायतों में हमारा पीकानट क्या है बहुत अच्छी पैदावार फार्मर ले भी रहे हैं। और उसमें हर साल हम जो है पीकानट को बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे ज़मींदारों को पौधे मुहैया कराते हैं। और किसानों की बात करें तो किसानों को उनके पौधरोपण के लिए सेब के पौधे, अचार के पौधे, खुबानी के पौधे और अन्य फलदार पौधे दिए जाते हैं। किसानों ने विभाग द्वारा उठाई गई इस पहल का स्वागत कर सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। मैं यहाँ हॉर्टिकल्चर नर्सरी में आया हूँ, पहली बार प्लाट ले रहा हूँ मैं, तो मुझे डिपार्टमेंट पर उम्मीद है कि जब मैं पेड़ मिलेंगे मुझे प्लांटेशन करूँगा मैं, तो क्या है हमारा थोड़ा जब फल फूल लगने शुरू हो जाएंगे तो हमारा रोज़गार बढ़ेगा। तो अब इसके आगे भी जो नेक्स्ट स्कीमें आएंगी तो उनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसी स्कीमों, कौन से पेड़ आप ले जा रहे हैं? मैं ले जा रहा हूँ एप्पल का ले जा रहा हूँ, उसका क्या नाम है, प्लम का।
हाँ जी। तो कितने रेट पे आपको मिला ये सब्सिडी पे मिला है मुझे, ऑफ रेट पे। बूटे लेने जहाँ लेना आया हूँ, नींबू का, प्लम का, वो अपने बाग में लगाऊंगा और बाग में लगाकर जब फल फूल बेचेगा अपने बेच कर गुजारा करूँगा और धन्यवाद करूँगा महकमे का। मैं यहाँ पर हार्टिकल्चर में पेड़ पौधे लेने आया हूँ। ये लेके ज़मीन में उधर लगाएंगे, अपना थोड़ा खर्चा पानी कुछ ना कुछ निकालेंगे, निकल जाएगा। हाँ, और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारे साथ बहुत ताउन करता है। वो आपको बता दें किस तरह से लगाना है, क्या करना है? हाँ, सब बता दिया, कितना फुट नीचे खड्डा खुलना है, सब बता दिया उन्होंने। कौन कौन से पेड़ आप ले जाने का? सेब ले जा रहे हैं, सेब सारा सेब ही लेंगे? सेब ही लेंगे, हाँ, उधर थोड़ा लगा देंगे, एक महीने और भी लगाएंगे काफ़ी बंदे। और आइए देखते हैं कि किसान खीरे की खेती कैसे कर सकते हैं और क्या सावधानियां रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो युवा हैं वो खीरा की खेती करके कैसे लाभ उठा सकते हैं। पेश है खास रिपोर्ट। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर समीक्षा बैठक की गई। जो लाभार्थी हैं उनको चिन्हित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया है। देश के तमाम राज्य अधिक लाभार्थियों की पहचान करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 30 लाख लाभार्थियों को जोड़ा गया। देश के तमाम राज्य अधिक लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ सचिव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गुजरात में NFSA के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की है। भारत सरकार की भंडारण क्षमता के आधुनिकीकरण की योजना बनाई जा रही है कि भंडारण क्षमता को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। राज्य सरकारों को अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं ताकि जो रकबा है उसको बढ़ाया जा सके। अनाज वितरण का स्वचालित मशीनों का 5 शहरों में प्रायोगिक रूप में परीक्षण चल रहा है। इसके साथ साथ गुजरात ने भी अहमदाबाद शहर में प्रायोगिक तौर पर इस प्रकार की मशीन लगाने की इच्छा व्यक्त की है। इथेनॉल के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में मक्का के उपयोग की प्रचुर संभावना पर विचार किया जा रहा है कि मक्के को उसमें उसका उपयोग किया जाएगा। मूल्य समर्थन प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और धान की खरीद को बढ़ाने की संभावना है। इस समय उत्पादन की तुलना में उपार्जन का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। गेहूं और धान दोनों का उत्पादन NFSA के अंतर्गत गुजरात की अनाज की वार्षिक आवश्यकता से अधिक है। वार्षिक आवश्यकता तक उपार्जन के लक्ष्य रखना चाहिए जिससे न केवल स्थानीय किसानों को लाभ हो बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़े। गुजरात में मक्का के 3 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन हुआ है इस वर्ष। गुजरात में पेट्रोल उत्पादों की अधिक खपत को देखते हुए उन्होंने इथेनॉल के उत्पादन में कच्चे माल के तौर पर मक्के के उपयोग की सलाह दी, यानी कि आने वाले दिनों में जो इथेनॉल बनेगा वो मक्के से बनेगा। शीरे की कम उपलब्धता को देखते हुए इसकी कमी को मक्के से दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा मक्के से इथेनॉल के उत्पादन में प्राप्त होने वाले सह उत्पादन प्रोटीन से भी भरपूर होता है। भारत सरकार की भंडारण क्षमता के आधुनिकीकरण की योजना पर भी चर्चा की गई है। गेहूं के भंडारण के लिए 100 LMT यानी कि 100 लाख मीट्रिक टन स्टील साइलो का निर्माण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प को साकारित करने के संदर्भ में राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में झुग्गी और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों के हुनर को प्लेटफॉर्म देने के लिए सेव डॉक्टर सेव नेचर के मकसद से फिर मुस्कुराएगा इंडिया नाम से टैलेंट शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने विशेष योग्यताधारी बच्चों ने रैंप वॉक कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसका आयोजन भी एक नन्ही परी नव्या सर्जना ने ही किया है। उन बच्चों को आगे लाने में तो अभी चल रहा है, अच्छी चीज़ें चल रही है मोदी जी के आने से, लेकिन उनको और आगे लेके आना है। और हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम उनको आगे लेके आएं। हमारा प्रयास है कि हम अगर एक जीवन भी अगर हम बदल पाए, चाहे वो स्पेशल बच्चे हैं, चाहे स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, अगर हम में से एक भी जीवन अगर बदल पाए तो हमारा ये लक्ष्य सफल हो जाएगा। मैं अभी अपनी पूरी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं बड़े होके 12th पास करने के बाद मैं पुणे जाना चाहती हूँ, अपनी पूरी ट्रेनिंग वहाँ से लेना चाहती हूँ और फिर मैं इंडिया को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। मेरे स्पेशली ये जो आपने जैसे बताया कि स्लम एरिया से बच्चे आते हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये संस्था करीब 13 वर्ष से काम कर रही है। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2007-8 में शुरू किया गया था। इसके लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती के क्षेत्र को बढ़ाने, भूमि की उर्वरा शक्ति को बेहतर करने के अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के बीच 2,74,600 पंप सेट, 1,26,967 स्प्रिंकलर और लगभग 764 लाख मीटर पानी ले जाने की पाइपों का वितरण किया गया है। मिशन के अंतर्गत इस अवधि में सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक तथा मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगभग 110 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के विकास के लक्ष्यों को हासिल किया जा सका है। नई और उन्नत फसलों के उत्पादन तथा संरक्षण तकनीकों के बारे में इस अवधि में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 60,000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। इससे लगभग 18 लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ हुआ है। और अब बात करेंगे खरीदी की। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर देश भर के अलग अलग राज्यों से खरीदी जारी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.91% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 651.07 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। देश के अलग अलग राज्यों में खरीदी की जा रही है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 92.86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,09,281.37 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन को भी खरीदा है किसानों से एमएसपी पे यानी कि समर्थन मूल्य पे। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कुल खरीद का 31.50% है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से भी 3,09,281.37 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है किसानों से। इसके साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,92,818 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,667.21 करोड़ रुपए मूल्य की 91,43,791 कपास की गांठें भी खरीदी की गई हैं। समर्थन मूल्य पर 5,079 मीट्रिक टन खोपरा यानी कि जो 12 मासी फसलें उसकी खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से भी की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई, यानी कि उनके खातों में पैसा भेजा गया है। एमएसपी पर खरीदी से 18,95,581 किसान सीधे तौर से लाभान्वित हुए हैं। खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद की जो प्रक्रिया है वो देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।